सुप्रभातं, नमो नमः। अहं ललितनामा अस्मि। भवतां सर्वेषां हार्दिक अभिनंदनम अस्ति। भारतीय संस्कृति के तत्वों का अध्ययन कर रहे थे हम। इस क्रम में हमने भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, पंच महायज्ञ, 16 संस्कार, प्राचीन भारत के प्रमुख शिक्षा केंद्र आदि विषयों पर पिछले वीडियो में चर्चा की। आज हम इस वीडियो में बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर अध्ययन करेंगे और वह है भारतीय संस्कृति की विश्व को देन। क्या देन है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही भारतीय संस्कृति का विश्व कल्याण में क्या योगदान है, इन महत्वपूर्ण विषयों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। हम भारतीयों के लिए यह गौरव का विषय है कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को विश्व की सभी संस्कृतियों की जननी माना जाता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति को विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृति के रूप में माना जाता है। इसीलिए कहा गया है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात भारतीय संस्कृति वह प्रथम संस्कृति है जो विश्व के द्वारा वर्ण की गई, स्वीकार की गई या विश्वव्यापी है। अन्य देशों की संस्कृति व सभ्यता समय के प्रवाह में नष्ट होती गई, किंतु भारतीय संस्कृति व सभ्यता अपनी सुदीर्घ जीवंत परंपरा के साथ आज भी अजर अमर बनी हुई है और भारतीय समाज के साथ विश्व की मानवता को प्रभावित किए हुए हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति भारत सहित संपूर्ण विश्व को आदर्श जीवन जीने की सशक्त दिशा भी देती रही है। आचार्य उमेश शास्त्री ने भारतीय संस्कृति के तत्व एक पुस्तक लिखी है। इसमें इन्होंने भारतीय संस्कृति की विश्व को देन इस विषय में इस प्रकार लिखा है। इन्होंने लिखा है, भारत देश ने विश्व के लिए आदर्श गृहस्थ, मानव कल्याण, अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, आत्मस्वरूप, नश्वर जगत, परमाणुवाद, पदार्थ विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, गणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि विस्तृत ज्ञान देकर संपूर्ण मानव जाति को साहित्य, दर्शन, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर दिया। यद्यपि धर्मांध आक्रमणकारियों की विध्वंसात्मक दुर्नीतियों के कारण भारतीय साहित्य पूर्णतः प्राप्त नहीं हो सका, किंतु जो कुछ अंश रूप में उपलब्ध है उसी से प्राचीन भारत की गौरवमयी समृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। उपलब्ध साहित्य ही इतना जीवंत है जो आज की मानवता को एक नई दिशा देने में सक्षम है। ऐसा इन्होंने भारतीय संस्कृति के तत्व में लिखा है। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही विश्व के मनुष्यों का कल्याण करती रही है। हमारा आदर्श वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात संपूर्ण वसुधा या पृथ्वी ही परिवार है। यह वाक्य महोपनिषद में भी आया है और इसके साथ ही अन्य भी कई ग्रंथों में यह वाक्य आया है। विश्व में भारतीय संस्कृति ही ऐसा कहती है कि सभी सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अभी कोरोना काल में देखा जा सकता है, जब भारत देश हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टेबलेट तथा भारत में निर्मित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड व कोवैक्सीन को ब्राज़ील, कनाडा, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि अनेक देशों को भेजता है, तो यही कहा जाएगा कि भारत का आदर्श वाक्य रहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व संस्कृति या सभ्यता भारतीय संस्कृति व सभ्यता की ऋणी रही है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता का प्राचीन काल से लेकर अभी तक विश्व संस्कृति व सभ्यता के लिए साहित्य, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन आदि अनेक क्षेत्रों में योगदान रहा है। इसे हम निम्न बिंदुओं के अनुसार समझेंगे।
साहित्य के क्षेत्र में विश्व को देन, गणित के क्षेत्र में विश्व को देन, विज्ञान के क्षेत्र में भारत की विश्व को देन। विज्ञान के अंतर्गत ही यहाँ पर 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे हम। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में, वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में। ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व को भारत की देन, आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व को भारत की देन और दर्शन के क्षेत्र में विश्व को भारत की देन। प्राचीन काल में ऑफसेट स्क्रीन प्रिंटिंग की मशीनें नहीं थी, न ही इंटरनेट था, फिर भी प्राचीन काल के ऋषि मुनियों ने अपने पुरुषार्थ, ज्ञान और शोध की मदद से कई शास्त्रों की रचना की और उन्हें विकसित भी किया। ताड़पत्रों आदि पर उस समय पांडुलिपियों के रूप में उस ज्ञान को सुरक्षित भी रखा। अब हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हुए संपूर्ण विश्व को भारतीय संस्कृति की देन को देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में विश्व को भारत की देन, इस विषय पर जब हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति का साहित्य की दृष्टि से संपूर्ण विश्व को अभूतपूर्व योगदान रहा है। भारत देश में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक लगातार साहित्य का सृजन होता रहा है। सिंधु काल से देख सकते हैं हम, सिंधु काल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह कहना संभव है कि उस समय भारतीयों को लिपि का ज्ञान था तथा वे सभ्य जीवन जीते थे। लिपि का ज्ञान था, इस संदर्भ में हम देखते हैं कि छोटे छोटे संकेतों के समूह से बनी हुई थी उस समय की लिपि, जिसका नाम था सिंधु लिपि या सिंधु सरस्वती लिपि या हड़प्पा लिपि। उस समय के साहित्य के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन सिंधु काल के समाज के सुसंस्कृत स्वरूप को देखकर यह कह सकते हैं कि उस समय का साहित्य भी समृद्ध रहा होगा, क्योंकि सभ्यता का मूल आधार साहित्य है और साहित्य ही समाज का दर्पण है। वैदिक साहित्य, जिसमें कि ऋग्वेद आदि 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, 6 वेदांग आदि की रचना हुई, इनमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, वैज्ञानिक इतिहास की विस्तृत जानकारी वर्तमान में हमें मिलती है। इस प्रकार यह प्राचीन भारतीय साहित्य की भारत सहित संपूर्ण विश्व को एक देन कही जा सकती है। इसके बाद लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रारंभ होता है, जिसके अंतर्गत भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि रामायण, महाभारत एवं 18 पुराणों की रचना हुई। इस साहित्य से उस समय का सांस्कृतिक इतिहास तो प्राप्त होता ही है, साथ ही हमें आदर्श जीवन जीने की एवं वैश्विक मानवता की प्रेरणा भी मिलती है। महाभारत के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया गीता का कर्मयोग संपूर्ण मानव जाति के लिए महान संदेश है। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र ने भारत देश के साथ ही संपूर्ण विश्व को शासन व्यवस्था का अभूतपूर्व ज्ञान दिया। संस्कृत साहित्य में कालिदास, भास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष, भवभूति, शूद्रक, बाणभट्ट, सुबंधु, दंडी आदि अनेक एवं हिंदी साहित्य में कबीर, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी आदि अनेक कवियों द्वारा लिखित ग्रंथों ने भारत एवं विश्व को पुरुषार्थ चतुष्टय की प्रेरणा दी। पुरुषार्थ चतुष्टय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की गणना होती है, तो इनकी शिक्षा दी इन सभी ग्रंथों ने। आचार्य भरत ने नाट्य विद्या के स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना की, जिससे भारत देश सहित विश्व को भी नाटक विधा की जानकारी प्राप्त हुई। इसी प्रकार मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ, दंडी, जगन्नाथ आदि अनेक साहित्य शास्त्रियों द्वारा अनेक लक्षण ग्रंथों की रचना की गई।
काव्य के ध्वनि, रस, अलंकार आदि संप्रदायों की स्थापना संस्कृत साहित्य की भारत सहित विश्व को अनुपम देन है। प्राचीन काल में अरब विद्वानों ने भारतीय साहित्य एवं विद्याओं को सीखकर उनका प्रचार स्पेन के विश्वविद्यालयों द्वारा यूरोप, अफ्रीका आदि देशों में किया। इससे हम यह कह सकते हैं कि भारत के साहित्य ने विश्व के अन्य देशों के साहित्य को प्रभावित किया और यह भारत की विश्व को देन कही जा सकती है। 8वीं सदी में अल मंसूर ने कई संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। खलीफा हारून अल रशीद ने आयुर्वेद के संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए भारतीय वैद्यों को अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ईरान के सेसानियन राजा खुसरू अनुशेखा ने संस्कृत के पंचतंत्र का अनुवाद बरजोरी नामक ईरानी हकीम द्वारा पहलवी भाषा में कराया था। इस प्रकार भारत के साहित्य ने विश्व के अन्य देशों के साहित्य को और वहाँ के मानवों को प्रभावित किया और यह विश्व को भारतीय संस्कृति की साहित्य की दृष्टि से देन है। गणित के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की विश्व को देन। सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिकों ने ही गणित शास्त्र में अनेक सिद्धांत स्थापित करके गणना को व्यवस्थित प्रणाली दी। अंकगणित व रेखागणित का प्रारंभ वैदिक काल से होता है। उस समय अर्थात वैदिक काल में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या गिनने की लिपि भारतीयों को ज्ञात थी। यजुर्वेद में अग्नि की स्तुति के संबंध में 1 से लेकर परार्ध तक की संख्याओं का उल्लेख मिलता है। इन अंकों को वर्णों में भी लिखा जा सकता था, जैसे 1, 10, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत तथा परार्ध। इससे स्पष्ट होता है कि जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना आदि अंक गणित के मौलिक तत्व वैदिक काल में पूर्णतया ज्ञात कर लिए गए थे। गुप्त युग में शून्य का आविष्कार विश्व के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। दशमलव की खोज भी भारत में ही हुई। विश्व शून्य व दशमलव के आविष्कार के लिए हमेशा भारत देश का ऋणी रहेगा। ये भारत के द्वारा विश्व को दी गई अनमोल देन है। ये दोनों इन खोजों ने गणित की जटिलताओं को खत्म कर दिया। यहाँ पर जीरो व दशमलव के संबंध में जो विश्व को भारत ने देन दी है, इस संबंध में पूर्व और पश्चिम फिल्म का एक गाना है जिसके कुछ बोल है, वो प्रारंभिक बोल है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे यह और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले। इस प्रकार वहाँ पर ये पंक्तियाँ आई है। इनको भी हम हमारे प्रश्न में लिख सकते हैं। आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में गणित के सिद्धांत स्थापित किए। इसी क्रम में आर्यभट्ट ने वर्गमूल और घनमूल निकालने की विधि का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम, जो कि उन्होंने स्वयं ने अपना ग्रंथ लिखा था, उसमें अंकगणित, ज्यामिति, बीजगणित तथा त्रिकोणमिति के सिद्धांत भी दिए। आर्यभट्ट के पश्चात ब्रह्मगुप्त ने अपनी प्रसिद्ध कृति ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में वृत्तीय चतुर्भुजों, वर्गों, आयतों आदि की परिभाषा तथा व्याख्या के लिए अनेक सूत्र दिए।
रेखा गणित का आविष्कार भी वैदिक युग में हो गया था। वैदिक काल में यज्ञ के संबंध में रेखा गणित का उपयोग हुआ है। यज्ञ वेदियाँ व ईंटें निश्चित आकार की रहती थी उस समय, अतः रेखा गणित की आवश्यकता थी। रेखा गणित का प्राचीन नाम है शुल्ब विद्या या शुल्ब विज्ञान। अनेक पुरातात्विक स्थलों की खुदाई में प्राप्त यज्ञशालाएं, यज्ञ वेदिकाएं, यज्ञ कुंड आदि को देखने तथा इनका अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि इनका निर्माण रेखा गणित के सिद्धांतों पर किया गया है। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, नवशती, गणित तिलका, बीज गणित, गणित सार संग्रह, गणित कौमुदी आदि गणित शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। यज्ञ वेदिक की आकृतियां वर्ग, समचतुर्भुज, आयत, समकोण त्रिभुज आदि के रूप में थी। इन्हें तैयार करने के लिए नाप की आवश्यकता होती थी। नाप के लिए जो नियम बनाए गए उन्हें प्राचीन ऋषियों द्वारा शुल्ब सूत्रों में लिखा गया। वास्तव में ये सूत्र ही भारतीय गणित के प्राचीन ग्रंथ है। इनमें ज्यामिति या रेखा गणित संबंधी ज्ञान हमें मिलता है। वराहमिहिर ने अपने पंच सिद्धांतिका ग्रंथ में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए। इसी प्रकार ब्रह्मगुप्त ने एक वर्ण समीकरण तथा अनेक वर्ण समीकरण के सिद्धांतों की स्थापना करके बीज गणित का विकास किया। इस प्रकार गणित के विकास में या गणित के क्षेत्र में विश्व को भारत देश ने बहुत कुछ दिया, जो हमने अभी यहाँ पर देखा। विज्ञान के क्षेत्र में विश्व को देन, भारतीय संस्कृति की विज्ञान के क्षेत्र में विश्व को क्या देन रही, इसके बारे में अब हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। वैदिक काल से ही भारत देश में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, गणित आदि का पर्याप्त विकास हुआ था। विज्ञान के इन सभी क्षेत्रों में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान के मूल तत्वों का ज्ञान उस काल में भी था। यह बात हमें वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। विज्ञान के ये मूल तत्व कालांतर में उत्तरोत्तर वृद्धि करते गए और इन उपलब्धियों ने विश्व को प्रभावित किया तथा अभिनव ज्ञान देकर भारत देश ने विश्व गुरु का पद भी प्राप्त किया। यहाँ पर हम विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में भारत ने विश्व को क्या दिया, इस विषय पर अब चर्चा करेंगे। भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में विश्व को देन। प्राचीन काल में भौतिक शास्त्र को दर्शन शास्त्र का एक अंग या शाखा माना जाता था तथा इसे नेचुरल फिलोसफी या प्राकृतिक दर्शन शास्त्र भी कहते थे। उस समय के दार्शनिक सिद्धांत परमाणुवाद या गतिशीलता, त्रिगुणात्मक प्रकृति, प्रकाश व उसका विश्लेषण एवं शब्द का सिद्धांत आदि दार्शनिक सिद्धांतों में भौतिक शास्त्र संबंधी तत्व विद्यमान थे। भौतिक शास्त्र विषयक भारतीय विचार, जो भौतिक शास्त्र के संबंध में भारत देश के विचार थे, वे धर्म एवं आध्यात्म के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। अतः प्राचीन काल में इस शास्त्र का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो पाया। बाद में 1877 ईस्वी के आसपास भौतिकी या फिजिक्स अलग से एक शास्त्र या विज्ञान की शाखा बन गई। आधुनिक भौतिक शास्त्र का प्रमुख सिद्धांत परमाणुवाद है। भारत में परमाणुवाद के संस्थापक, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद है, जिनका कि समय 600 ईस्वी पूर्व है, जिन्हें भारत में भौतिक शास्त्र का आरंभकर्ता माना जाता है। आचार्य कणाद को इसलिए आरंभकर्ता माना जाता है क्योंकि आचार्य कणाद ने ही परमाणु संरचना पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला था।
आचार्य कणाद का नाम डाल्टन के साथ जोड़ा जाता है। यहाँ पर डाल्टन के बारे में जान लेते हैं कि डाल्टन कौन थे। डाल्टन ब्रिटेन के फिजिक्स के अध्यापक थे, जिन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत दिया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, और परमाणुओं को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने यह सिद्धांत दिया 1808 ईस्वी में, जबकि महर्षि कणाद ने यह बात उनसे भी पहले बता दी थी, जब वैशेषिक दर्शन की स्थापना हुई थी। तो एक बार फिर से इस पंक्ति को देखते हैं कि आचार्य कणाद का नाम आज भी डाल्टन के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि सबसे पहले कणाद ने बताया था कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। उनका कहना था, अर्थात महर्षि कणाद का कहना था, कि इस संसार की सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोग से ही बनती है। उनका यह विचार दार्शनिक था। यहाँ पर हम यह भी जानना जरूरी है हमारे लिए कि कणाद का उस समय कहना था कि यदि किसी पदार्थ को बार बार विभाजित किया जाए और उसका उस समय तक विभाजन होता रहे जब तक वह आगे विभाजित न हो सके, तो इस सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, परमाणु का विनाश कर पाना भी संभव नहीं है। और डाल्टन ने बाद में यह परमाणु सिद्धांत दिया। इसके पहले इन्होंने, अर्थात आचार्य कणाद ने यह सिद्धांत दे दिया था, जबकि डाल्टन ने बाद में दिया। भारतीय परमाणु सिद्धांत परीक्षण पर आधारित न होकर अंतर्दृष्टि एवं तर्क पर आधारित था। इसी कारण विश्व में मान्यता नहीं मिल सकी। रसायन शास्त्र के क्षेत्र में विश्व को देन। प्राचीन काल में आयुर्वेद के लिए रसायन शास्त्र के ज्ञान की आवश्यकता थी। रसायन शास्त्र के ज्ञान के बिना धातुओं के गलाने की रासायनिक क्रियाएं समझ में नहीं आ सकती थी। रसायन शास्त्र के प्राचीन ग्रंथों में नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, जो कनिष्क के समकालीन थे। तो नागार्जुन द्वारा लिखित रस रत्नाकर ग्रंथ प्रसिद्ध है। रस रत्नाकर ग्रंथ में धातुओं के शोधन, शुद्ध पारा बनाने व भस्म बनाने की विधियों का वर्णन मिलता है। सोने, चांदी, तांबे, लोहे आदि के भस्मों द्वारा उन्होंने विविध रोगों की चिकित्सा का विधान भी प्रस्तुत किया था। किन्होंने? नागार्जुन ने पारा की खोज सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार के रूप में की थी, जो रसायन के इतिहास में एक बड़ा आविष्कार माना जाता है। महर्षि कणाद के वैशेषिक दर्शन में भी रासायनिक प्रक्रिया की कल्पना की गई है। आचार्य चरक के चरक संहिता में भी भौतिक द्रव्यों के गुणों का वर्णन है। इस प्रकार प्राचीन भारतीय रसायन के जानकार ऋषियों व विद्वानों ने औषधियों, आयुर्वर्धक रसायनों, विषों तथा उनके प्रतिकारों आदि के बनाने पर भी अपना ध्यान रखा था, रसायन शास्त्र की तकनीक पर नहीं। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक धातु विज्ञान में कुशल थे। ये लौह स्तंभ हमारे सामने दिख रहा है। लौह स्तंभ, यह लौह स्तंभ दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। वर्तमान में अभी भी जिस समय पश्चिमी विश्व में लोहा बनाने की विधि का अधूरा ज्ञान था, भारतीय धातु ज्ञाताओं ने इस लौह स्तंभ को इतनी निपुणता से बनाया कि पिछले 1500 वर्षों से धूप और वर्षा में खुला खड़ा होने पर भी इसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लग पाया है।
अभी तक भी इसमें कोई जंग नहीं लगा है। इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि मेहरौली के इस लोह स्तंभ के बारे में रसायन शास्त्री कहते हैं कि यह स्तंभ गर्म लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है, फिर भी इसमें कोई जोड़ दिखाई नहीं देता है। जंग से बचाने के लिए इसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा मिलाई गई है और सल्फर व मैंगनीज की मात्रा थोड़ी कम रखी गई है। अनेक शताब्दियां बीत गई है लेकिन अभी भी इस पर जंग नहीं लगा है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत के विद्वानों को रसायन शास्त्र का ज्ञान था। उस समय रसायन शास्त्र को रसशास्त्र या रस विद्या के नाम से भी जाना जाता था। वनस्पति शास्त्र के क्षेत्र में भारत की विश्व को देन। वनस्पतियों में भी जीव है और उन्हें भी जागृति, सुख, दुख आदि का अनुभव होता है। इस सिद्धांत का उल्लेख कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि भृगु का इस विषय में कथन है, सुख दुखयोश्च गृहणात् छिन्नस्य च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयोश्च गृहणात् छिन्नस्य च विरोहणात्, अर्थात वृक्ष कट जाने पर उनमें नया अंकुर उत्पन्न हो जाता है और वे सुख दुख को ग्रहण करते हैं। जीवम पश्यामि वृक्षाणाम चैतन्यम न विद्यते। इससे मैं देखता हूँ कि वृक्षों में भी जीवन है, वे अचेतन नहीं है, चेतन है। पौधे जड़ नहीं होते अपितु उनमें जीवन होता है। वे चेतन जीव की तरह सर्दी गर्मी के प्रति संवेदनशील रहते हैं। उन्हें भी हर्ष और शोक होता है। वे मूल से अर्थात जड़ से पानी पीते हैं, उन्हें भी रोग होता है। ये सभी तथ्य, इस प्रकार के जितने भी वनस्पति शास्त्र के संबंध में तथ्य है, ये हजारों वर्षों से हमारे यहाँ अर्थात भारतीय संस्कृति में, भारतीय शास्त्रों में ज्ञात थे तथा अनेक भारतीय ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। आचार्य चरक ने अपनी ग्रंथ चरक संहिता में लिखा है, क्या लिखा है, तच्चेतनावत् चेतनं च, अर्थात प्राणियों की भांति वृक्षों में भी चेतना होती है। तो यह प्रमाण भी मिल गया हमें। आचार्य चरक तो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा है, अत्र सेन्द्रियत्वेन वृक्षादिनामपि चेतनत्वं बोद्धव्यम, अर्थात वृक्षों की भी इंद्रिय है, अतः इनमें चेतना है, इसको जानना चाहिए। आचार्य चरक ने अपनी चरक संहिता में वनस्पतियों का अनेक प्रकार से वैज्ञानिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान वनस्पति शास्त्र के लिए बड़ा उपयोगी है। सुश्रुत ने शाकों को 10 वर्गों में बांटा है। महर्षि पाराशर ने सपुष्प वनस्पतियों को विविध परिवारों में बांटा है, जैसे शमीगणीय अर्थात फलियों वाले पौधे। इसी प्रकार पिपीलिका गणीय, स्वास्तिक गणीय, त्रिपुंड गणीय, मल्लिका गणीय, कूर्च गणीय। आश्चर्य की बात यह है कि जो विभाजन महर्षि पाराशर ने किया है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का विभाजन भी इससे मिलता जुलता है। अब हम ज्योतिष के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति की विश्व को क्या देन है, इस पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष वैदिक साहित्य का एक अंग है। यहाँ पर हम यह चीज़ जानना चाहेंगे कि वैदिक काल में सभी यज्ञ करते थे। यज्ञों से विशिष्ट फल प्राप्त करने के लिए ये यज्ञ निर्धारित समय पर करने आवश्यक थे। इसलिए वैदिक काल में ही भारतीयों ने सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों से समय अर्थात काल का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया था। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, नक्षत्र, ऋतु, मास आदि की स्थितियों पर विशिष्ट अध्ययन किया गया है। यहाँ पर एक बात बताना आवश्यक हो जाता है कि वैदिक आर्यों को उसी समय अर्थात वैदिक काल में
चंद्र, गुरु, मंगल, शनि आदि ग्रहों का ज्ञान था। प्राचीन भारत में ज्योतिष का अर्थ ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का अध्ययन करने के लिए था, यानी ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन। आजकल लोगों का भाग्य देखने वाला शास्त्र बन गया है ज्योतिष शास्त्र, लेकिन आजकल ऐसा हो गया है। वैदिक युग में सूर्य का स्थिर होना, चंद्रमा में प्रकाश न होना, पृथ्वी की स्थिति की खोज हो चुकी थी। वैदिक ऋषि वर्ष के 12 महीने तथा अधिक मास भी जानते थे। उस समय चंद्रमा की कलाओं का ज्ञान भी भारतीयों को था। शतपथ ब्राह्मण में एक जगह वर्णन आया है कि चंद्रमा व सूर्य का सहवास ही अमावस्या है। यजुर्वेद काल में भारतीयों ने मासों के 12 नाम मधु, माधव, शक, शुक्र, शुचि, नमस, नमस्य, इश, ऊर्ज, सहस्र, तपस तथा तपस्य रखे थे। बाद में ये ही पूर्णिमा में चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन हो गए। और जो भारतीय नववर्ष है वह इन्हीं पर आधारित है, वर्तमान में भी संचालित हो रहा है। इन सभी चीज़ों से सिद्ध होता है कि भारतीयों को ज्योतिष के संबंध में जो ज्ञान था वो प्राचीन काल से ही प्राप्त था। ज्योतिष शास्त्र में 1200 ईस्वी पूर्व लिखा गया वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। यह ग्रंथ आचार्य लगध मुनि द्वारा लिखित संसार का सर्वाधिक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। यह ज्योतिष का आधार ग्रंथ है। आर्यभट्ट ज्योतिष गणित के सबसे बड़े विद्वान के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा। यह आर्यभट्टियम ग्रंथ गणित तथा खगोल शास्त्र पर संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है। 6वीं शताब्दी के आरंभ में जन्मे वराहमिहिर भी भारतीय ज्योतिष के एक प्रमुख स्तंभ है। इन्होंने 4 प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की: पंच सिद्धांतिका, वृहद जातक, वृहद यात्रा, वृहद संहिता। ये सभी ग्रंथ ज्योतिष को समझने में अत्यंत उपयोगी है। इन ग्रंथों में ब्रह्मांड रचना, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति तथा पृथ्वी की गति आदि का वर्णन वराहमिहिर ने किया था। वराहमिहिर का सूर्य सिद्धांत भी इस विषय में प्रमुख था। भारतीय ज्योतिष विज्ञान ने सृष्टि के रहस्यों के संदर्भ में अपने ज्ञान को व्यक्त कर ग्रह स्थिति, संक्रमण, काल निर्धारण, आकर्षण तथा सूर्य चंद्र ग्रहण पर पर्याप्त विवेचन किया है। ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को किस स्तर तक प्रभावित करता है, इस संबंध में भी व्यापक स्तर पर सिद्धांतों की प्रतिष्ठा की गई है। इस प्रकार ज्योतिष के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व को भारत देश की अनमोल देन रही है। आयुर्वेद के क्षेत्र में विश्व को देन: चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में प्रमुख रूप से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन 5 महाभूतों तथा वात, पित्त, कफ इन दोषों का मनुष्य के ऊपर होने वाले प्रभावों तथा स्वस्थ एवं सुखी जीवन के लिए इन सभी में संतुलन रखने के महत्व को प्रतिपादित किया है। यह आयुर्वेद के क्षेत्र में संपूर्ण विश्व के लिए महान देन है। महान देन है। धन्वंतरी, चरक, च्यवन, सुश्रुत को आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। इन सभी आचार्यों ने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया, क्योंकि यह जो आयुर्वेद है यह पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर ही आधारित है। इसीलिए इस चिकित्सा शास्त्र का नाम आयुर्वेद हुआ। चरक ऋषि ने 300 ईस्वी पूर्व आयुर्वेद का महान ग्रंथ चरक संहिता लिखा। चरक ऋषि ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया तथा मधुमेह,
क्षय रोग, हृदय रोग आदि के उपचार के लिए विविध आयुर्वेदिक उपाय बताए हैं। चरक एवं सुश्रुत ने वेदों से ज्ञान प्राप्त करके अपने ग्रंथों में सभी रोगों की स्थिति, स्वरूप, निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया है। साथ ही चरक और सुश्रुत ने अपने ग्रंथों में ऐसी जीवन शैली का वर्णन किया है जिससे कोई रोग हो ही न, मतलब कोई रोग ही न हो। यह भारतीय संस्कृति की विश्व को एक उपयोगी देन है। शरीर विज्ञान में आजकल जिन उपचार और विधियों की खोज हो रही है उनमें से अनेक विधियां आयुर्वेद में पहले से स्थित है। चरक और च्यवन ऋषि के ग्रंथों का 8वीं शती में अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और भारत के आयुर्वेद से यूनानी चिकित्सा का विकास हुआ। इस प्रकार भारत का आयुर्वेद भारत से बाहर अन्य देशों में धीरे धीरे पहुंचा। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चाकू, सुइया, चिमटे इत्यादि सहित 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं। शल्य चिकित्सा अर्थात ऑपरेशन, और इस ग्रंथ में अनेक प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख भी मिलता है। सुश्रुत को शल्य क्रिया और प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए भी जाना जाता है। अंतिम बिंदु है हमारा दर्शन के क्षेत्र में विश्व को देन। दर्शन के क्षेत्र में भारत देश विश्व में अग्रणी रहा है। भारत देश में दर्शन की जितनी लोकप्रियता है उतनी अन्य किसी देश में नहीं है, इसीलिए यह अग्रणी रहा है। भारत देश में वैदिक काल से ही जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर दार्शनिक दृष्टि से चिंतन किया गया है। वैदिक काल में ही आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया गया था और आध्यात्मिक तत्वों पर विश्लेषण हुआ। भारतीय दर्शन ने कर्म सिद्धांत, अविद्या से बंधन, विद्या से मुक्ति लाभ, नैतिक व्यवस्था में विश्वास आदि अनेक सिद्धांतों या विचारधाराओं को देखकर संपूर्ण मानवता को भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्म क्षेत्र की ओर प्रेरित किया, क्योंकि केवल भौतिकता से ही मानव जीवन का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। भौतिकता के साथ आध्यात्म की भी अत्यधिक आवश्यकता है और यह बात केवल और केवल भारत देश ने ही संपूर्ण विश्व को बताई है। इस प्रकार दर्शन के क्षेत्र में विश्व को भारत की यह महत्वपूर्ण देन है। भारतीय दर्शन में प्रमाण, ज्ञान, प्रमेय, आत्मा, मन, परमात्मा, ब्रह्म, प्रकृति, जगत, मुक्ति, सृष्टि, परमाणु, प्रवृत्ति, समाधि, अद्वैतवाद, सत्कार्यवाद आदि पर व्यापक विवेचन हुआ है और यह विश्व के लिए भारत की दार्शनिक दृष्टि से देन कही जा सकती है, क्योंकि विश्व के लोगों को इन सब तत्वों का कोई ज्ञान नहीं था। उस समय भारतीय ऋषियों ने संपूर्ण विश्व को आत्मा, परमात्मा, यह आध्यात्मिक विवेचन जो है यह सारा सभी विश्व को बताया। डॉक्टर उमेश शास्त्री का कथन है, भारतीय दर्शन की महत्वपूर्ण कृति गीता ने ज्ञान, कर्म और भक्ति की समन्वित धारा को प्रवाहित किया है। गीता विश्व के लिए अमर प्रेरणा का स्रोत है। उपनिषद भारतीय दर्शन की आत्मा है। उपनिषदों के तत्वों के आधार पर ही षड भारतीय दर्शन की प्रतिष्ठा हुई। जर्मनी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक शोपेनहावर भारतीय उपनिषदों के सूक्ष्म और उन्नत विचारों से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस प्रकार कहा, उपनिषद मेरे जीवन में संतोष देने वाले हैं और मेरी मृत्यु में भी संतोष देने वाले रहेंगे। इन उपनिषदों में ही भारतीय जो दार्शनिक ज्ञान है वह भरा पड़ा है। बौद्ध दर्शन की विचारधारा ने विश्व मानवता को प्रभावित किया, क्योंकि एक समय ऐसा था जब विश्व के बहुत बड़े भाग में बौद्ध दर्शन व धर्म का साम्राज्य था। डॉक्टर वाचस्पति गैरोला ने भारतीय दर्शन की
विश्व को देन के संबंध में कहा है। भारतीय दर्शनों की विचार प्रधान तात्विक संस्कृति अनेकता में एकता स्थापित कर समस्त मानवता को एक मंच पर बैठाने का महान आदर्श प्रस्तुत करती है, और यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अंत में निष्कर्ष रूप में इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विश्व को साहित्य, गणित, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन, इन सभी विषयों पर हमने अभी यहाँ पर चर्चा की। इन सभी आदि अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण देन रही है। इन सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति की विश्व को देन रही है, और इसीलिए भारत देश को उस समय पर विश्व गुरु का पद भी प्राप्त हुआ था। धन्यवाद। भारतीय संस्कृति के तत्वों का जो हम अध्ययन कर रहे थे, उसके अंतर्गत आज हमारे सभी प्रकार के प्रश्न समाप्त हुए भारतीय संस्कृति के तत्वों के अंतर्गत। कल से हम कुछ नया टॉपिक इस संदर्भ में पढ़ेंगे।